नमस्कार, मैं राणा यशवंत। जब आप देश में जाते हैं तो कोने अतरे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अचंभित करती हैं। तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह की परंपराएँ, तरह-तरह की विचित्रताएँ। अब मेरे सामने देखिए, मैं मधुबनी ज़िले के बिहार में सौराठ गाँव की सौराठ सभा में बैठा हूँ और यह जो पूरा का पूरा बंडल है, इसमें से एक-एक पन्ना जो है वो मैथिल ब्राह्मणों के एक-एक ख़ानदान का ब्यौरा लिए हुए है और कई पीढ़ियों का ब्यौरा पड़ा हुआ है। यानी कि आप मैथिल ब्राह्मण हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में आप हैं, तो आपके ख़ानदान का ब्यौरा यहाँ है, आपकी वंशावली यहाँ है। अब भी आप इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, अगर कट गए हैं तो जुड़ भी सकते हैं। अब ये एक अलग तरह का चंबा है। आपका नाम क्या हुआ? पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र। तो आप पंजीकार हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन इन सबों का आप ही करते हैं। जी हाँ। तो जैसे खेतों की रजिस्ट्री होती है अदालतों में, वैसे ही जो मैथिल ब्राह्मण हैं उनके ख़ानदान की वंशावली की रजिस्ट्री यहाँ होती है। हाँ, देखिए, ये रजिस्ट्री कहते हैं आप, हम लोग इसको दूसरा चीज़ कहते हैं। हम लोग इसको कहते हैं जो वर और वधू पक्ष हैं और 7 और 5 के बीच में एक रक्त संबंध हम मानते हैं। इसको कहते हैं पितृतः सप्तमम त्यजेत मातृतः पंचमम त्यजेत। जैसे विज्ञान के द्वारा व्यवस्था दिया गया है, जो 7 जनरेशन का जीन हो, 7 जनरेशन तक जीन का असर होता है, तो हम लोग इसको देखते हैं जो पितृकुल के 7 और मातृकुल के 5 जो जनरेशन है, उसका जितना रिलेटेड हैं वो एक रक्त संबंध में आते हैं। और लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों अलग अलग 7-5 में अगर हो तो हम लोग वैवाहिक संबंध का व्यवस्था देते हैं। यानी कि आपके पास यह जो वंशावली पड़ी हुई है, इसके आधार पे दो परिवारों के बीच में विवाह हो सकता है कि नहीं, यह आप बताते हैं। जी हाँ। तो ये जो कागज़ है, ये कौन सा कागज़ है? इस पर आपने लिख रखा है? कागज कहलाता है, जो अब नहीं, भारत में नहीं मिलता है। बसा कागज। और ये आपने, ये इंक वही है जो आप हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उस पर जो इंक है वो अपने हाथ से बनाया हुआ इंक है और बांस के करची से होल्डर से उस पर लिखा हुआ है। जो आप लिखावट देख रहे हैं वो 100-150 वर्ष पूर्व का लिखावट है, जो आज तक एक भी अक्षर डिस्प्रिंट नहीं हुआ है। हाँ, ये बात तो है ही। तो ये रखने में भी तो बड़ी मशक्क़त होती है। हाँ, तो रखने में तो जब वो सुरक्षा नहीं करेंगे तो सुरक्षित होना तो मुश्किल है। एक बात बताइए, जैसे कि एक पन्ना है, इस पे जो लिखा हुआ है किसी वंश के बारे में है, तो अभी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जुड़े हुए होंगे। कितनी संख्या में होंगे? अरे, संख्या तो नहीं बता सकते हैं। एक एक पेज है जो हम बोले हैं 100-150 125 वर्ष पहले का लिखावट है इस पुस्तक में, तो एक पेज का मतलब हो गया आज कम से कम 5-7 परिवार। ठीक है, 100 वर्ष में हम 3 जनरेशन को लेते हैं। ठीक है, अगर 100 वर्ष पुराना ये है तो एक आदमी जो उसमें हैं उनका 3 ठो 4 ठो 5 ठो 7 ठो बाल बच्चा होंगे। अब मान लीजिए एक आदमी को 4 ठो अगर लड़का हुआ तो उनका 4 ठो लड़का का फिर तो लड़का बच्चा हुआ। तो अभी जितने भी मैथिल ब्राह्मण हैं आते होंगे कि पंडित जी जरा देखिए कि मेरा ख़ानदान जो है ना बीच में से मिस हो गया है, तो ये दो पिछले की 2 पीढ़ियाँ ये हैं, आगे वाला जरा आप जोड़िए। देखिए, मेन रूप से हमारे पास लोग आते हैं 3 काम से। एक तो वैवाहिक संबंध होगा या नहीं होगा, इसके लिए। दूसरा है जो परिवार बड़ा हो जाता है तो उसमें समस्या, जो कठिनाई आता रहता है, जो एक किसी के घर में कोई उत्सव है और किसी के घर में कुछ शोकाकुल है, तो दोनों काम संभव होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी लोग आते हैं। जो हम लोग कहते हैं जो 7 जनरेशन तक माथा मुड़वाना जरूरी है। 8 में जाके विकल्प हम सोच सकते हैं जो हम माथा मुड़वाएंगे या नहीं मुड़वाएंगे। ठीक है,
तो वो हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो आते हैं जो भाई हमारा कितना जनरेशन हुआ है, हम इनसे अलग हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने भी मैथिल ब्राह्मण हैं वो चलो मिथिलांचल में हैं, बिहार में हैं, देश में हैं, दुनिया में हैं, तो आप सबके इकलौते पंजीकार हैं? नहीं, बहुत जगह पंजीकार हैं। यही हैं? नहीं, और कई जगह हैं, कई जगह है पंजीकार। तो आपके पास जो वंशावलियाँ हैं, इसके अलावा भी अलग अलग पंजीकार होंगे, उनके पास वंशावलियाँ होंगी? उनके पास भी है। तो ये परंपरा शुरू कैसे हुई होगी? ये परंपरा 1310 ईस्वी से शुरू हुआ, राजा हरि सिंह देव के कार्यकाल से, और आज तक हम लोग इसको चलाते आ रहे हैं। ये जैसे गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार होते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहता है, इसी तरह मैथिल ब्राह्मणों का हम पंजीकार हैं, उनका वंश का डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अब जैसे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इसको आप सभा कहते हैं, तो ये सभा कैसे है, क्यों है? सभा इसलिए हम लोग कहते हैं जो मैथिल ब्राह्मणों का ही सभा है, और इसमें वर वधू का हम लोग विवाह तय करते हैं, जिसमें वधू का प्रवेश निषेध है। हम लोग वधू को देखते नहीं हैं। यानी कि जो लड़के हैं वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, लड़की के परिवार वाले आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर लगता है कि हाँ विवाह करना चाहिए तो फिर विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लायक लड़का हैं, और लड़के वाले भी समझते हैं लड़की वाले हमारे लायक हैं, तो हम दोनों मनोबंध करते हैं और घर पे जाके अपना शादी करते हैं। तो ये रिवाज आज भी चलता है? जी हाँ। तो ये पहले ऐसा ही रहा या फिर पहले कुछ और रूप था, बाद में बदल गया? हाँ, पहले तो और रूप था, जो 100% यानी 100% लोग सभा से ही अपने लड़का लड़की का शादी करते थे। अब बदल गया है, जो अपने मन से जहाँ मन होता है वहाँ तय तमन्ना करते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ कर लेते हैं। अंतर इतना आ गया है। तो जो पहले यहाँ लड़के होते होंगे, तो सभा है तो जाहिर है कि उनकी विद्वता यहाँ परखी जाती होगी, यहाँ शास्त्रार्थ होता होगा, तो वो कितने निपुण हैं? 1735 ईस्वी में शास्त्रार्थ का ही सभा कायम किया गया था, जो मिथिलांचल के विभिन्न भूभाग में 12 ठो सभा का स्थापना किया गया था राजा राघव सिंह के द्वारा। और उस 12 सभा में ये सौराठ सभा नहीं है। ये सभा 1820 में राजा माधव सिंह के कार्यकाल में ये समौल से ट्रांसफर होके सौराठ आया, और 1820 से सभा सौराठ में चल रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो सभाएं हों वो विद्यार्थियों की प्रतिभा को परखने के लिए शुरू की गई हों, और बाद में लगा कि लड़के अच्छे यहाँ हैं। 1735 में विद्वता को लेकर के ही सभा में शास्त्रार्थ किया जाता था, और इसके बाद जो भिक्षक परीक्षक लोग होते थे उनके पास भी कन्यादान वरदान का समस्या था, तो वो लोग सोचे जो इसमें वैवाहिक सभा भी अगर जोड़ दिया जाए तो आसान होगा, दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलता रहेगा। जैसा जिसको इच्छा होगा, जिस लायक जो होंगे वैसा लड़का चयन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, तो एक आईआईटी वाले हमको मिलते हैं कहाँ, तो बेंगलोर में, तो हम बेंगलोर चले जाते हैं देखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। एक सीए हमको मिलते हैं कलकत्ता में, तो हम कलकत्ता चले जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। एक एमबीबीएस हमको मिलते हैं बेंगलोर में, तो हम बेंगलोर चले जाते हैं देखने के लिए। और ऐसा परंपरा था जो लड़की वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता था और लड़का वाले को भी कहीं जाना नहीं पड़ता था। सभा में दोनों पक्ष आते थे और अपने मन के हिसाब से अपना परिवार चिन्हित करते थे और शादी करते थे। अब समस्या देख लीजिए, एक शब्द आपने हमसे कहा था जो अब बहुत सारा फोल्डर खुल चुका है, तो अब तो डिजिटल दुनिया हो गई है, कई प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, जीवन बड़ा आसान हो गया है। हाँ, आसान नहीं हो गया है, हमारे हर स्पोर में फंगस का अटैक हो गया है। वो कैसे? कैसे हम बता रहे हैं। जब हम लोग इस सभा से करते थे तो परिजन के द्वारा हम लोग परिवार चिन्हित करते थे, जो ये
इस फैमिली में, इस परिवार में हम अपने लड़का का शादी कर रहे हैं, इस फैमिली में, इस परिवार में हम अपने लड़की का शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो आन्हर हो, कान्हा हो, लूल हो, हम लोग जीवन उसको निर्वाह कर लेते थे, कहीं कोई शिकायत नहीं है। आज के डेट में आप बोल रहे हैं जो उन्नति हम कर चुके हैं, तो स्वयं लड़का और लड़की चिन्हित करते हैं जो अब इसी लड़की से शादी करेंगे, इसी लड़का से शादी करेंगे, और परिणाम ये सामने आता है 6 महीना साल भर के बाद जो हम लोग डाइवोर्स पर उतर जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजीकार और बाकी जो लोग समाज के हुआ करते थे वो इस बात की गारंटी लेते थे कि ये विवाह चल जाएगा? गारंटी लेते नहीं थे, ये गारंटी था, क्योंकि उसके पास लोक लिहाज था, जो समाज परिवार हमको क्या कहेगा, ठीक है। अब समाज परिवार जो है कुछ नहीं है, हम अपने मनसा से काम करते हैं। माँ बाप को कौन पूछता है, हम बम्बई में हैं वहीं एस्टैब्लिश कर जाएंगे, नहीं आएंगे घर। और माँ बाप भी पंगु हो जाते हैं, जो अगर हम टॉर्चर करेंगे अपने बच्चे को तो वो मतलब सुसाइड कर लेगा। गवर्नमेंट भी व्यवस्था ऐसा दे दिया जिसको जहाँ मन आता है। तो आप क्या चाहते हैं, जितने भी पंडित हैं जो मिथिला वाले हैं, मैथिल ब्राह्मण, वो सब सौराठ में आकर के विवाह तय करें? पंडित की बात नहीं है, ये हमारा जो परंपरा है उसका निर्वहन जो है वो अच्छा है। प्रमोद जी, इसको सौराठ क्यों कहते हैं? हाँ, गुजरात में सौराष्ट्र है, वहाँ सोमनाथ हैं, तो महादेव सोमनाथ वहाँ से मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण होने पर बोले अपने पंडा से, अपने पुजारी से, जो हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब भ्रष्ट हो जाएंगे, हमको ले चलो यहाँ से। तू समझे जो कैसे आप जाइएगा हमारे साथ, कैसे हम समझेंगे, तो तुम निर्माल यहाँ से उठा लो और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो आते आते सोमनाथ यहाँ आ गए और उन्हीं के नाम पर सौराष्ट्र नाम पड़ गया। सौराष्ट्र में जो भगवान सोमनाथ का मंदिर है, हमले के समय भगवान सोमनाथ कहा जाता है कि यहाँ आ गए और इसीलिए सौराष्ट्र हो गया, और सौराष्ट्र होते होते ये सौराठ हो गया। हाँ, सौराष्ट्र के नाम पर ही सौराठ है। अभी भी आप सोमनाथ में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ सोमनाथ मंदिर है? जी हाँ, हाँ 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 हाँ, इस पोखरा के उस साइड में है। अच्छा, इसी परिसर में है? ये जो तालाब है कि उस तरफ? हाँ, आगे। ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको सहेज पाना, बंडल बना के रखना, कैसे रखते हैं? ये हमारा कर्म है और हम अपने कर्म को अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमको क्या करना है। तो यहाँ जो ये पेटियाँ हैं इसी से भरी पड़ी हैं? हाँ, देख लीजिए खोल के, दोनों में पुस्तक भरे पड़े हैं। और आज तक लगातार लोगों की वंशावली के साथ आप लोगों को जोड़ के रखे हुए हैं? चित यानी कि वैसे मैथिल ब्राह्मण जो डिस्कनेक्ट हो गए हों, अगर कनेक्ट होना चाहते हैं कि उनकी वंशावली क्या रही है, उनके पुरखे कौन रहे हैं, तो वो आपके ज़रिए जान जाएंगे। हाँ, अगर हमसे डिस्कनेक्ट भी हैं तो पर भी, अगर जहाँ से डिस्कनेक्ट हैं वहाँ तक के जनरेशन का अगर नाम वो बोलेंगे, किस मूल के हैं, किस गोत्र के हैं, किस गांव से वो चले गए हैं, अगर हमको बोलेंगे तो हम उसको सर्च करके उनको दे सकते हैं। तो अभी आपने किसी को जोड़ के बताया है? हम तो घनेरों जोड़ते ही रहते हैं, हम तो जोड़ते। अभी आपको एक बताए हैं, जो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव खैरागढ़ एक जरा उसको। हाँ, आपने, अच्छा, ये आपने 1 2 3 4 जितने नाम लिखे 21 जनरेशन है। उतनी पीढ़ियाँ हैं। जी हाँ, 21 जनरेशन है। तो आप कह रहे हैं कि ये तरौनी खैरागढ़ राजनांदगांव के जो साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमारे जो पुरखे थे वो ऐसे थे, बीजी पुरुष। फिर आपने वंशधर का नाम डाल दिया, ऋषिकेश का नाम डाल दिया, रुचिकर का नाम डाल दिया, गिरीश्वर का नाम डाल दिया, गोपेश्वर का नाम डाल दिया। ये सब अलग अलग आगे जाती हुई पीढ़ियाँ हैं। जी हाँ। और उसमें हम ऐसा डाटा इनको दे दिए हैं जो कौन परिवार कहाँ शिफ्ट किया है। अच्छा, ये भी आप रखते हैं? जी, आज से 100 वर्ष पहले कौन परिवार कहाँ शिफ्ट किए हैं, उनका भी उनको हम दे चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ देख रहे हैं, ये तुलसी दत्त हैं। तुलसी दत्त 2 विवाह किए, एक विवाह में द्वारिकानाथ हैं, जिनका फैमिली आज छत्तीसगढ़ में है, और दूसरे शादी में इनका फैमिली जो है सो दूसरे जगह है,
मधेपुरा जिला में है। तो यह जो पूरी वंशावली है और वो जो विस्तार पा जाती है, फैल जाती है अलग जगहों पर, उस सब का भी ब्यौरा आप रखते हैं। तो बहुत पहले, सदियों पहले जो परंपरा शुरू हुई, आसपास के लोग आते जाते रहे, समाज संगठित रहे, सबके ख़ानदान का ब्यौरा रहे, कौन किस ख़ानदान का है, परिवार कैसा रहा है, उसकी जानकारी रहे, तो फिर उस तरीके से एक रिकॉर्ड तैयार किया गया। रिकॉर्ड तैयार करने वाले लोग पंजीकार कहलाने लगे और समाज जो है इनके ज़रिए अपने घर परिवार के बारे में और शादी ब्याह के बारे में पूछने लगा कि जहाँ जा रहे हैं लड़का ढूंढने के लिए, तय कर रहे हैं विवाह, वो परिवार ठीक ठाक है ना, तो आप बताया करते, हाँ हाँ देखिए ये यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ से समाज जो है एक अलग तरह की जिम्मेदारी अपने साथ लेके भी चलना चाहता था और चल भी रहा था। तो ये सौराठ की सभा है, सौराठ का गांव है और सौराठ में मेला लगता है, दूल्हों का आज भी लगता है, आप कह रहे हैं। मेरा मत बोलिए। एक समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे केबी शाह, कृष्ण वल्लभ शाह, जो भरपेट जूता और छाता खाए थे वो। मेला कह दिए थे। जी हाँ, तो यहाँ किसको क्या कहेंगे आप? सभा कहते हैं। सभा कहते हैं। मेला का मतलब हो गया सार्वजनिक, और ये सार्वजनिक नहीं है, एक मैथिल ब्राह्मणों का ही है, एक वर्ग के ही है। तो इस सभा में पीढ़ियों से जो चीज़ें होती रही हैं, बस उसकी छोटी सी झलक मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि मुझे बताया गया कि ऐसा होता है, तो मुझे भी अचंभा हुआ। मैं आया तो आप बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपसे बात ही कर लेते हैं। और ये तब जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, किसी को भेजना था तो पता कर रहे थे। कुल मिला करके ये अच्छा है। इसका डिजिटलाइजेशन करवा लीजिए, कंप्यूटर पर डलवा लीजिए, डिजिटल हो जाएगा तो आपके लिए सहूलियत नहीं है इसका, सॉफ्टवेयर नहीं है इसका। नहीं है इसका। अरे दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। अरे हो रहा है, ठीक है। हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है जो 10 लाख टका इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपने इस तरीके से इसको सहेज के रखा है। यहाँ पेटियाँ पड़ी हुई हैं और इसके अंदर है। करके हम नहीं कर सकते हैं। एक एक पुस्तक में 100-200 पुस्तक है, एक एक पुस्तक में 3-4 ढूंढे कैसे? कोई आदमी आया बोला कि भैया मैं फलां का हूँ, कैसे? अल्फ़ाबेटिकल है, सारा अल्फ़ाबेटिकल है। मतलब आपने इसमें कोई ना कोई सिस्टम बना रखा है जिससे आप ढूंढ लेंगे। बना ही है। जितना मूल है, 20 ठो गोत्र है मैथिल ब्राह्मणों में, और उस गोत्र में बहुत सारा मूल है, तो उसी हिसाब से हम पहुंच जाते हैं। आप हमको कहिएगा जो हमारा ये मूल है, तो उस मूल के आधार पर हम उसको सर्च कर लेंगे। तो मिथिलांचल के पूरे इलाके में जो ब्राह्मण रहते हैं उन्हीं को आप मैथिल ब्राह्मण कहते हैं, और मैथिल ब्राह्मणों की वंशावली का रिकॉर्ड लेखा जोखा यहाँ है। और यह भी एक लंबी परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा है, चलती है, आज भी चल रही है।